अच्छा जी, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स तक हमने पहले चीजों को अगर देखा था, अगर हम वहां से ही बात करें चीजों को, बल्कि पीछे से जरा थोड़ी सी कहानी को हम देखते हैं कि चल क्या रहा था। ये चल रहा था कि सर सैयद आए, वो जंग आजादी हुई, उससे पहले हमने सारी चीजें देखी। तो जंग आजादी के बाद सर सैयद आए, उसके बाद क्या होता है 85 के अंदर, पहले सर सैयद आगे कहते हैं मुसलमानों को कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, एओ ह्यूमे साहब जोन से हैं वो कांग्रेस बना देते हैं। फिर ये होता है फिर ये होता है यहाँ एक वाइसराय साहब आते हैं मंटो, यहाँ एक वाइसराय साहब आते हैं मंटो। अब उनसे, बल्कि इसी में दरमियान में हम वो देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो ये था उससे पहले क्या होता है 1905 के अंदर बंगाल की पार्टीशन हो जाती है। बंगाल की जब पार्टीशन होती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद एक वफ्द जाता है। हम वो इवेंट्स को तरतीब वाइज देखते हैं। तो 1906 के अंदर शिमला के अंदर शिमला वफद जाता है, 35 मेंबर्स डेलीगेशन होता है, सर आगा खान उसको लीड कर रहे होते हैं। वहां इनको लगता है कि हमें ना एक जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की, और ये आइडिया देते हैं क्या कहते हैं वो आपके नवाब कौन थे, कौन से नवाब थे यार जिन्होंने आइडिया दिया था? नवाब 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 का नाम बताओ यार जल्दी। उसके, हाँ, नवाब सलीमुल्ला, जजाकल्ला है ना, नवाब सलीमुल्ला ढाका से। तो सलीमुल्ला खान साहब जो उनसे हैं, सलीमुल्ला साहब कहते हैं, वो आइडिया देते हैं, और इस तरह जो सी 1906 के अंदर मुस्लिम लीग भी बन जाती है। अब मुस्लिम लीग जब बनती है तो मुसलमान जो से हैं वो अब कहते हैं कि हमें एक एज अ माइनॉरिटी एक्सेप्ट किया जाए। तो यही बात लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात लेकर वो शिमला जोन सा है वहां डेलीगेशन भी जो जाता है उसमें भी यही बात होती है। तो आखिरकार मुसलमानों की वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो मिंटो मॉडल रिफॉर्म के अंदर सुन ली जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इसके अंदर, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दे दिया जाता है। यहां तक हमने चीजें देखी थी, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के अंदर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट जोन सा है वो दे दिया गया, कि मुसलमान जोन से हैं वो, जहां मुसलमानों की मेजोरिटी है वहां उन्हें सिर्फ जोन से है उसी के हिसाब से उनको सीट्स मिलेंगी, और सिर्फ मुसलमान जोन से हैं उन्हीं को, वही उनको वोट दे सकेंगे। अब क्या हुआ, ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट भी से कहा जाता है, ये चीजें हम देख चुके हैं। और इनको, ये जो हमारे पास 1909 के जो एक्ट था, इसको कांग्रेस जोन से है उन्होंने नहीं माना कांग्रेस को, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि आप हमें क्यों भाई साहब जोन से हैं इस तरह से कह रहे हैं, हम तो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं अच्छा चले ठीक है, देखते हैं क्या चीजें बनती हैं। फिर इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि आगे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाएगी इसी दौरान। 1913 का इवेंट, बस वो भी लिख लें, 1913 के हवाले से पूछा जाता है, कानपुर मॉस्क इंसिडेंट होता है, मॉस्क इंसिडेंट। मस्जिद जोन सा है कानपुर में, मस्जिद जोन सी है उसको जलाने का जोन सा एक वाकया होता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि कब हुआ था कानपुर मॉस्क इंसिडेंट, तो 1913 में हुआ। तो इसमें अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ चीजें क्या आएगी, हमारे लिए यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी, इसी दौरान दुनिया के अंदर एक जंग छिड़ जाती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 1 को हम पूरा देखेंगे, फिर इसके तनाजुर में हम अपनी बाकी हिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि इसी की वजह से आगे शिमला शिमला कह रहा हूँ लखनऊ पैक्ट होगा, इसी की वजह से खिलाफत मूवमेंट चलेगी, इसी की वजह से जो है डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट चीजें रूनुमा होंगी। तो वर्ल्ड वॉर 1 को अगर हम देखें तो ये आपकी 1914 में स्टार्ट होती है, और ये 1919 तक आपकी वर्ल्ड वॉर 1 जोन सी है वो रहेगी। 1919 तक आपकी वर्ल्ड वॉर जोन सी है ये चलती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन, आपको चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 ने जो सा है पॉलिटिकल जो लैंडस्केप था उस वक्त सब कॉन्टिनेंट का, उसको किस तरह से चेंज किया। अच्छा, तो वर्ल्ड वॉर 1 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये 1914 से 1919 तक जोन सी है ये चली। तो 1919 से, बल्कि इसको लिखे 1918 तक, इसको 1918 करें, 1918 तक जोन सा है ये वर्ल्ड वॉर चली। और उसके बाद अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपने 1918 जोन सा है यही लिखना है। और 1918 के हवाले से एक छोटा सा साइड पे एक वो लिख लीजिएगा, इस जंग के बाद एक फ्लू आया था जिसे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक पेंडेमिक कहते हैं या स्पेनिश फ्लू कहते हैं, स्पेनिश फ्लू। तो ये भी अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया था कि स्पेनिश फ्लू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन से ईयर में आया था, तो 1918 के अंदर। तो ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी
तो उसके साथ ही एक फ्लू, जैसे आजकल कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है ना, पेंडेमिक पूरी दुनिया में जो फैला, तो ऐसा ही एक पेंडेमिक 1918 में आया था, उसे स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा फ्लू, जो इन्फ्लुएंजा फ्लू तो नहीं, इन्फ्लुएंजा वही होता है, इन्फ्लुएंजा जो सा है डिजीज वो भी कहा जाता है। तो ये 1918 से साथ है कि ये भी आपका जीके की चीज भी आपको पता हो जाए। अच्छा, ये अब कब से कब तक चली? ये 1914 की बात करूं तो ये 28 जुलाई से लेकर ये आपकी नवंबर 11 तक, नवंबर 11 1918 तक, और ये 1914, ये आपकी वर्ल्ड वार शुरू होती है वन। अब इस वर्ल्ड वार वन के कैरेक्टर्स को हम थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ल्ड वार वन के अंदर हो क्या रहा था, कि वर्ल्ड वार वन तो हुई, इसमें मसला क्या था। तो वर्ल्ड वार वन के हवाले से दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक इसके अंदर क्या थी जो क्वेश्चन वन पेपर के हिसाब से है, एक आपको पूछ लिया जाता है सेंट्रल पावर्स का, सेंट्रल पावर्स, और उसके बाद दूसरा आपको याद होना, इसमें आप जो रखेंगे जहन में वो होंगे आप इनमें अलाइज। अब यहाँ ये हुआ, ये मैं आपको लिखवाता हूँ कि सेंट्रल पावर्स और एलाइज क्या थे। यहाँ हल्की सी वैसे कहानी सुन ले कि सर्बिया एक मुल्क था, वो इंडिपेंडेंस चाहता था, ठीक है, और उसके प्रिंस जोन से थे, वो गए हुए थे, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, एक दूसरे मुल्क। और उसके बाद जिस मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी जो वो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया प्रिंस थे, वो थे ऑस्ट्रियन हंगरी, हंगरी उस वक्त एम्पायर थी, उसके प्रिंस जोन से हैं वो गए हुए थे दूसरे कंट्री। तो जिस कंट्री वो गए हुए थे उसका किसी और मुल्क के साथ उस वक्त ये था, पैक्ट चल रहे थे कि एक मुल्क का दूसरे के साथ पैक्ट है कि अगर कोई किसी के ऊपर हमला करेगा तो वो उससे उससे जो सा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो उस प्रिंस के ऊपर हमला हुआ और दूसरे मुल्क का पैक्ट था उसके साथ, उसने कहा हम आ जाते हैं, तो तीसरे का उसके साथ पैक्ट था, उसने कहा हम भी कूद जाते हैं। तो इस दफा इस तरह बहुत सारे मुल्क जोन से हैं, उनके ऊपर जब एक के ऊपर अटैक हुआ, उसके जब प्रिंस को कत्ल किया गया तो उन्होंने जोन सा है देखा देखी सारे मुल्क जोन से इसमें कूद पड़े। अब इसमें कुछ पावर्स, कुछ मुल्क एक साइड पे थे और कुछ मुल्क जोन से हैं वो दूसरी साइड पे थे। तो जिनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। उनका एक वहां मुल्क था जर्मनी। जर्मनी के साथ अगर हम बात करें तो मैं टर्की तो नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर आप साथ ब्रैकेट में टर्की लिख लीजिएगा अपनी सहूलत के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इसी का शहजादा था जो मारा गया था, जिसकी वजह से फिर क्या हुई, जंग जोन सी वो शुरू हुई। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, यहाँ ये तीन मुल्क जोन से एक साइड पे थे, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन, जिनके उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के लोग गुलाम थे। उसके बाद इनके साथ कौन सा आया, फ्रांस आया, इटली आया, और आपका टुडे रशिया, जिसको उस वक्त क्या कहा जाता है, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। तो यूएसएसआर, रशिया करंट, इसको भी ब्रैकेट में आगे रशिया लिख लीजिएगा। तो रशिया, यूएसएसआर सॉरी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, इनको क्या कहा जाता है, और ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाइज जोन से हैं उनमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ अलाइज इन वर्ल्ड वॉर वन, और यह पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल पावर्स तीन थी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, और अलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। अब यह हमारे लिए मसला क्या होता है कि मुसलमान थे, मुसलमानों का हिसाब किताब जोन से है ऑटोमन एम्पायर के साथ था, और ब्रिटेन हमारे जोन से हैं, वो गोरे जोन से हैं, वो हमारे क्या थे उस वक्त, आका थे। तो अब हमने दोनों में जोन सा है कुछ ना कुछ चीजें तो देखनी थी, इसी के असर जोन से हैं वो फिर बड़े बड़े सगीर के ऊपर भी पड़ेंगे। अब इस जंग में क्या हुआ, हम सबको पता है कि जो अलाइज थे ये जीत गए, ये जीत गए, ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये सारे जोन से हैं इस जंग की वजह से असरात जोन से हैं वो हुए। अब इस जंग जोन सा है, और ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका अमेरिका भी इसका हिस्सा था, अमेरिका लिख ले, लेकिन अमेरिका इस जंग का पार्ट बना 1917 में। ये भी पूछा जाता है कि यूएसए बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन इन, तो ईयर इंपॉर्टेंट क्या है, 1917। पहले 3 साल जब जंग खत्म होने लगी बिल्कुल, तो अमेरिका ने कहा मैं भी उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम लिखवा लेता हूं, तो 1917 के अंदर यूएसए ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसका वो क्या हल कैसे हुआ, इसमें 3 ट्रीटीज हुई। तो एक ट्रीटी हुई, एक ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, ये पेरिस का एक शहर था वर्सालिस, तो यहाँ एक ट्रीटी होती है जून 19 जून
1919 के अंदर। फिर इस ट्रीटी के साथ क्या हुआ, इस ट्रीटी के साथ एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन ने इस ट्रीटी के साथ क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो बिल्कुल इख्तिताम, वो अपने इख्तिताम के ऊपर इख्तिताम पजीर हो गई मुकम्मल तौर पर। इसमें क्या हुआ, मुकम्मल तौर पे जो सी है वर्ल्ड वॉर वन को इन्होंने, रुक तो पहले मैंने जैसे बताया कि 18 के अंदर ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे हमने ट्रीटीज देखी थी, तो जैसे पहले भी ट्रीटी ऑफ लाहौर देखी, श्रृंगापट्टनम देखी, मद्रास देखी, तो उन ट्रीटी की तरह इसमें भी क्या हुआ, ऑफिशियल उन्होंने कहा कि अब जोन है ना, हम इलाके बैठ के, इतने बड़े बड़े इलाके हैं, इनको बैठ के बांटते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ, इसने वर्ल्ड वॉर वन को एंड कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अगस्त, ये फ्रांस का, ये क्या कहते हैं, ये सॉरी, ये शहर नहीं है, ये एक जगह थी पेरिस के अंदर, ये पेरिस के अंदर जगह है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर ये जगह है एक, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मजीद बताऊं तो उनका एक बादशाह था, उसे कहते हैं लुइस 14, लुइस, लुइस 14, ये उनका बादशाह था फ्रांस का, उसकी ये रेजिडेंस थी वर्सलेस। ये भी अगर जीके में कभी पूछ लिए जहां, तो ये वर्सलेस कहाँ है, जगह पूछ ली जाए तो फ्रांस पेरिस जो सा है वहां है। और उनका एक बादशाह था लुइस 14, उसकी ये क्या है, रॉयल रेजिडेंस थी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे पास अगस्त 1920, अगस्त 1920 के अंदर एक ट्रीटी होती है, उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस, ट्रीटी ऑफ एस वी सेवरस, ट्रीटी ऑफ सेवरस, SEVRES। ये जगह जोन सी, ये भी क्या है, ये आपका सिटी है, और ये आपका सिटी कहाँ है, ये आपका फ्रांस के अंदर, ये सेवरस जोन है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फ्रांस के अंदर है। ये भी एक आपकी जोन सी है ट्रीटी हुई, ये भी जोन सी है, इसी के अंदर आपकी एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ, जिसे क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेवरस जोन सा है, इसके बाद क्या हुआ, ये जोन सा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रीटी ऑफ सेवरस के बाद अब ट्रीटी हुई है 1920 के अंदर, लेकिन इसमें तय क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर है इसका खात्मा हुआ होगा। ऑटोमन एम्पायर का खात्मा होने का ऐलान जोन सा है, या क्या कहते हैं उसको, उसके बारे में जो डिस्कशन, या किस ट्रीटी के तहत ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया गया, तो वो ट्रीटी ऑफ सेवर्स है, जो कब हुई, 20 अगस्त 1920 अगस्त के अंदर हुई। और लेकिन लेकिन इसके अंदर फैसला हुआ, इसके अंदर उसके बारे में डिस्कशन हुई, उसके ऊपर क्या कहते हैं बातें हुई कि हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, या अगर मैं यहाँ स्लैश लिखूं, सल्तनत, सल्तनत ऑफिशियली, ऑफिशियली एंडेड। जो ऑटोमन एम्पायर थी या सल्तनत उस्मानिया, या जिसे क्या कहते हैं सुल्तान सल्तनत जो थी, वो ऑफिशियली कब एंड हुई, ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1922 के अंदर खत्म हुई, सिर्फ ईयर की बात कर रहा हूँ। 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस कब हो रही है, 1920 के अंदर। उससे पहले एक क्या हो चुकी है, एक और ट्रीटी हो चुकी है वर्साइलेस, लेकिन उसने वर्ल्ड वॉर वन को एंड किया। वर्ल्ड वॉर वन तो एंड हो गई, लेकिन ये इतनी बड़ी जो सल्तनत उस्मानिया थी उसका भी तो कुछ करना था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप ये जो सल्तनत है ना, सो कॉल्ड आपने एक सल्तनत बनाई हुई है जहां बादशाह होता है, रियाया होती है, ये सल्तनत को खत्म करें। तो उस सल्तनत को किस ट्रीटी ने खत्म किया, ट्रीटी ऑफ सेवरस ने खत्म किया, और 1922 के अंदर सल्तनत खत्म हो गई, 1922 के अंदर सल्तनत खत्म हो गई। यहां तक जो सी हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अभी तक दो ट्रीटीज हुई और सल्तनत सिर्फ खत्म हुई। अब हम क्या देखते हैं, ये मैं ट्रीटियां रहने देता हूं। अब हमारे पास एक और ट्रीटी हुई, उसका क्या नाम था, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ लोजान, ट्रीटी ऑफ लोजान। अब ये ट्रीटी ऑफ लोजान की अगर मैं बात करूं, ट्रीटी ऑफ लोजान की अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी जुलाई 1923 के अंदर हुई, जुलाई 1923 के अंदर हुई। और ये जो लोजान है, ये आपका सिटी है स्विट्जरलैंड का। लोजान क्या है, लोजान इज सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, ये आपका एक स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। बाकी क्या है, पेरिस क्या फ्रांस के इलाके थे, कोई सिटी था फ्रांस का, कोई वहां के बादशाह की रेजिडेंस थी। लेकिन लोजान क्या है, लोजान आप
स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहते हैं, खिलाफत एंड, इसमें खिलाफत एंड हुई। टर्की जोन सा है उसके क्या कहते हैं टुकड़े टुकड़े, उसके बारे में टर्की के बॉर्डर्स जोन से हैं वो डिफाइन किए गए। तो इस ट्रीटी के बाद फिर क्या होता है, 1924 के अंदर खिलाफत ऑफिशियली अबॉलिश्ड। एक सेकंड, टर्की के बॉर्डर डिफाइन हुए, टर्की के बॉर्डर डिफाइन हुए। अच्छा जी, टर्की की असेंबली ने खिलाफत को 1924, पूछा जाता है कि 1924 ऑफिशियली जो सा है खिलाफत जोन सी है वो कब खत्म हुई, तो याद रखिएगा 24। अब दो तीन चीजें दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, और किस बंदे ने खत्म की, ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क साहब, इसका नाम भी जोन सा बहुत दफा पूछा जाता है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिनको मॉडर्न टर्की का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टर्की। इन्होंने वहां जोन सा है मॉडर्निज्म और उसके बाद उस सारी जोन सी है उसकी बुनियाद रखी, तो ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क साहब थे, और इन्होंने ही खिलाफत को खत्म किया था। तो 1924 के अंदर खिलाफत खत्म हुई और 1922 के अंदर आपकी सल्तनत खत्म हुई। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इसमें इशू होगा अगर आप लोगों ने इस्लामियात को डिटेल में, जैसे मैंने चीजों को बताया था कि खिलाफत जोन सा है एक एज अ टाइटल, 30 साल बाद खिलाफत खत्म हो गई, लेकिन खिलाफत को एज अ टाइटल यूज करते थे। अब्बासियों ने भी किया, उमैया ने भी किया, उसके बाद फातमी जोन से है वो भी खिलाफत, उन्होंने खिलाफत का कहा, लेकिन तब अब्बासी तो थे। उसके बाद हमने देखा ममलूक आ गए, और 1517 तक जोन सा है ममलूक जोन से है वो एजाजी तौर पे उनका जो बादशाह होता था वो खलीफा कहलाता था, और मुसलमानों की कहीं भी गवर्नमेंट होती थी वो वहां से जाकर उनसे एक तरह से बैत लेती थी, उनको अपनी अपना जोन सा है उससे क्या कहते हैं बैत उनको देती थी। फिर उसके बाद जब उस्मानी आ गए, तो उस्मानी एक एम्पायर तो 1299 में बन गई थी, उनका जो उस्मान था उसने 1299 में सल्तनत उस्मानिया बना दी थी, लेकिन खिलाफत 1517 में उनके पास एज आ जो ऑनररी एक चीज थी कि खलीफा, वो टाइटल किसके पास आ गया, उस्मानियों के पास आ गया। तो वो सल्तनत खत्म हुई 1922 के अंदर, 1922 के अंदर, और उसके बाद 1922 के बाद 1924 के अंदर खिलाफत जोनसिया वो ऑफिशियली क्या हो गई, अबॉलिश हो गई। और इसी के नतीजे में हम देखेंगे कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट के अंदर तहरीक खिलाफत भी चली। और एक दूसरी चीज मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था और तहसीलदार के पेपर के अंदर भी ये नाम आया
था, तो वो नाम लिख लीजिएगा, अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद सेकंड, अब्दुल माजिद सेकंड, या MECID, मैसेड, या कहीं MECID लिखा होता है लेकिन इसको माजिद ही पढ़ते हैं। तो इनके ऊपर जो सा है टर्की वालों ने एक क्या कहते हैं पूरी सीरीज भी बनाई है। तो अगर किसी को जिंदगी में टाइम मिले तो देख लीजिएगा, वरना ना भी दिखेगा तो इतना इशू नहीं है। तो ये जोन से हैं, ये लास्ट ऑटोमन खलीफा थे, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई वर्ल्ड वॉर 1। तो ये इसका थोड़ा सा बताने का मकसद क्या था आपको? इसका मकसद ये था कि इसने, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, इसने सब कॉन्टिनेंट जोन सा था हमारे यहाँ बड़े सगीर था, उसके ऊपर पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इसने क्या किया, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, इसने पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल ही क्या किया, चेंज कर दिया। वो कैसे? कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आ चुके थे, लेकिन अभी पॉलिटिक्स ऐसे चल रही थी, चीजें हल्की हल्की आगे बढ़ रही थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 में आपने देखा कि सेंट्रल पावर्स के अंदर ऑटोमन एम्पायर था, जिनके तरफ एक क्या कहते हैं, एक रेवरेंस, एक जिसे कहते हैं कि मोहब्बत का जज्बात थे मुसलमानों के नाम का खलीफा था, लेकिन मुसलमानों को उनसे अकीदत तो थी। और दूसरी तरफ जो उस वक्त वहां के हुक्मरान थे, वो उनसे लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश को ये बड़ा मसला हुआ, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि इस हमने तो, और आपको ये मैं 1857 में आपको ये बात देख चुके हो कि ब्रिटिश की ज्यादातर जो आर्मी थी वो लोकल्स के ऊपर मुश्तमिल थी। ब्रिटिश की जो आर्मी थी, उनका यही तो असूल था कि आओ वहां से ही बंदे इकट्ठे करो और उनको आपस में ही लड़ाओ। तो लोकल की आर्मी थी, और उन्होंने देखा और लोकल्स के अंदर भी ज्यादातर इंडियंस जो उस वक्त थे, उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। तो मुसलमान किस तरह लड़ सकते थे? उन्हें था कि हम जो उनसे हैं, ये तो खिलाफत जो उस्मानिया है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिश के लिए ये जो है ना बहुत बड़ा ये मसला था, इस चीज को, चैलेंज को हल करना। तो उन्होंने एक कहा कि अब ऐसे करो कि आप लोग जो उनसे है ना, ये जो कांग्रेस मुस्लिम लीग आप आपस में लड़ रहे हो ना, तो आप जरा थोड़ा सा ये करो कि मिल के ना, और मुसलमान, ये सिर्फ ब्रिटिश ने नहीं कहा, ये यहाँ के सियासतदानों में भी ये चीज आई कि हम अब जो उनसे है ना, जरा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई है, ब्रिटिश जरा थोड़ा सा शायद वीक होंगे, तो हम ऐसे करते हैं मिल के एक यूनाइटेड कोशिश करते हैं, कांग्रेस और मुसलमान मिल के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल के, ताकि हम इनको जरा थोड़ी सी टक्कर दे सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कायदे आजम जो उनसे हैं, कायदे आजम ने 1913 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सी है वो ज्वाइन कर ली थी कायद ने 1913 के अंदर ज्वाइंट। 1913 के अंदर जहां जब कानपुर इंसिडेंट हुआ, इसी साल कायदे आजम ने क्या किया, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सी है वो ज्वाइन कर चुके थे, और कांग्रेस वो पहले ही 1906 के अंदर ज्वाइन कर चुके थे। तो यहाँ क्या हुआ, जब कायदे आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, तो फिर एक होता है 1900 क्या कहते हैं 1916। अब 1916 में क्या होता है, 1916 में ये होता है कि एक पैक्ट होता है जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। अब ये लखनऊ क्या था, ये मुस्लिम लीग का एक सालाना इजलास था, जो कि लखनऊ के अंदर हो रहा था, प्रिजाइडेड बाय, इसकी सदारत कौन कर रहे थे, प्रिजाइडेड बाय कायद, प्रिजाइडेड बाय जिना, मिस्टर जिना। ठीक है, मिस्टर जिना। तो मिस्टर जिना जॉन से हैं, वो क्या कर रहे थे, मिस्टर जिना लखनऊ जो के एक इजलास हो रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसकी क्यादत कर रहे थे। और इसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, इसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लस ऑल इंडिया कांग्रेस का एक इत्तेहाद हुआ, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर हुआ। 1916 के अंदर आपका लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ पैक्ट जो सा है, इसमें क्या कहते हैं, फायदा क्या हुआ, इसमें फायदा ये हुआ कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो सी है, ऑल इंडिया कांग्रेस एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट।
ऑल इंडिया कांग्रेस ने जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जो कि जब से मुसलमान मांग रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, और कांग्रेस उसकी मुखालफत कर रही थी, बार बार मुखालफत कर रही थी, हालांकि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं मान रही थी। तो आखिरकार लखनऊ पैक्ट के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस ने मुसलमानों की जो डिमांड थी, ये क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है उसको हम भी क्या करते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी क्या करते हैं, मानते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, इसी लखनऊ पैक्ट के बाद कायदे आजम को क्या कहा गया, कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया। ये भी आपका रिसेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी तहसीलदार के पेपर के अंदर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दो तीन तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है, तो मिस्टर जिन्नाह को कहा जाता है। किस इवेंट के बाद इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया, लखनऊ पैक्ट के बाद कहा गया। और थर्ड क्वेश्चन कहा जाता है, जो कि तहसीलदार में भी आया था, कि कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किस बंदे ने, किस इंसान ने कहा था, तो उसका नाम था, उनका नाम था अल्लाह भला करे, सरोजनी नायडू। सरोजनी सरोजनी नायडू, given by Sarojini Naidu. Ambassador of Hindu Muslim Unity was a title of Mr. Jinnah after given by Sarojini Naidu after Lucknow Pact in 1916। क्योंकि कायदे आजम की एक बहुत एफर्ट थी कि अगर हम मिलकर ये चीजें करें तो हो सकता है हम किसी अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में ब्रिटिश के अगेंस्ट आ जाएं, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहे हैं और हम जो है अपना केस जो है वो मजबूत करते हैं। तो ये तो उस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस ने ये फैसला किया कि हम मिलकर ब्रिटिश को कहते हैं कि अब हमें क्या किया जाए, आप लोगों ने पहले सेपरेट इलेक्टोरेट ये चीजें तो कर ली, अब आप ऐसे करो, हमें ना एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह की चीजें दो, ताकि हम जो ना अपने इंतजाम जो हैं वो खुद देखें, हम अपने इंतजाम जो हैं इस दुनिया के अंदर वो थोड़े से हम खुद हैंडल करें। उन्होंने कहा चले ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, यहाँ से ये चीजें चल पड़ी, वहां से वर्ल्ड वॉर जो सी है वो भी चल रही थी। तो लखनऊ पैक्ट हो गया। लखनऊ जब पैक्ट हो गया ना, तो लखनऊ पैक्ट में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम जो से आप लोगों ने भी हमें कहा है, हम आप लोगों की बात मानेंगे, लेकिन जस्ट ये है कि 1917-18 तक वेट कर लो, हमारी जंग चल रही है वो खत्म हो जाए, फिर हम आप लोग जो है ना, आप लोग ये जो यहाँ के ब्राउन पीपल हो, तो हम आप लोगों की बातें जो सी हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन हम जरा जंग लड़ने दो, उसके बाद हम आप लोगों की बात सुनेंगे। उन्होंने कहा, मुसलमानों और इंडियन कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने कहा ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और 1919 आया, तो 1919 के अंदर एक एक्ट आ गया, उसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। और ये कब था, अगर मंथ इसका भी इंपॉर्टेंट है, लिख ले, मार्च 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट आ गया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट में ये था, और ये क्या कहते हैं, इसमें ये हुआ कि इसके बारे में थोड़ी सी ये बताऊं कि इसके अंदर पावर दे दी गई, इसके अंदर पावर दे दी गई मजिस्ट्रेट्स को, कि वो जोन से हैं किसी भी वक्त जब भी चाहें किसी बंदे को बगैर किसी उसके उठा सकते हैं, बगैर किसी पावर्स के, इस तरह की कुछ ना पावर्स दी गई। और गांधी जी ने इसको क्या कहा, ब्लैक लॉ कॉल्ड बाय गांधी जी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने इसको ब्लैक लॉ कहा और इसके अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब सत्याग्रह मूवमेंट क्या है, नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट। अब ये सारे सवाल हैं कि सत्याग्रह जो सा इसका मतलब क्या है, नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी के साथ एक मूवमेंट एसोसिएटेड रहेगी हर वक्त जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप 1 पेपर के एग्जाम दोगे, इंटरव्यू में जाओगे, पूछा जाता है कि नॉन वायलेंट या सत्याग्रह मूवमेंट जो सी है किस लीडर ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट की थी, वो आपके गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो से है ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। अब ये क्या, रॉलेट एक्ट जब आया तो यहाँ इंडियन कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को क्या उम्मीदें थी कि रॉलेट हमने साथ दिया है क्या कहते हैं ब्रिटिश का, तो वो हमें जो सा है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे, हमारे लिए कोई हालात, हमें हुकूमत देंगे। वो उन्होंने क्या बदला दिया, ब्रिटिश रॉलेट एक्ट ले आए।
जब रॉलेट एक्ट आ गया ना, तो गांधी जी जोन से हैं, गांधी जी ने कहा कि अच्छा चले, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी ये एक्ट चल ही रहा था, ये एक्ट कब आया? मार्च के अंदर आया। तो फिर क्या होता है, फिर अप्रैल के अंदर एक और वाकया हुआ 1919, बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है। 13 अप्रैल, बल्कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर ये हुआ कि आपका एक इंसिडेंट हुआ जिसे कहा जाता है जालियां वाला बाग इंसिडेंट। अब जालियां वाला बाग जो सा, इसके ऊपर अभी रिसेंटली आई थिंक नेटफ्लिक्स या किसी के ऊपर अभी इंडिया की एक मूवी भी आई है इसी बंदे के ऊपर। ये वो मैं आगे बताऊंगा वो क्या था। तो जालियां वाला बाग पे क्या हुआ कि जालियां वाला बाग के ऊपर एक जनरल साहब थे, जिनका नाम, ये भी कोइंसिडेंस के, जनरल डायर साहब जो उनसे हैं, इनका नाम भी तहसीलदार के पेपर में ये भी एमसीक्यू आया हुआ था। तो जनरल डायर ओपन फायर एट प्रोटेस्टर्स। कुछ लोग थे उनके ऊपर, जनरल डायर साहब ने ओपन फायर किया। अब यहाँ ना दो डायर हैं, और ये कहा हुआ, ये जालियां वाला बाग था, वहां जो सा है, ये जनरल डायर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर। ये क्या था? जनरल डायर ये ब्रिगेडियर था, इसने ओपन फायर किया। इसने क्या किया? इसने ओपन फायर किया लोगों के ऊपर, और जिसे कहते हैं कि 100, शायद कहीं वो जोन से हजारों भी कह देते हैं, लेकिन हंड्रेड्स की तादाद में लोग जोन से हैं वो मारे गए 1913 के 1919 के अंदर। 1919 जोन सा है ना, ये 1919, ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। रॉलेट एक्ट, जालियां वाला बाग, और थर्ड एक और चीज भी अभी आपको बताऊं। तो 1919 के अंदर ये जब हो रहा था, और यहाँ एक साथ एक और चीज ऐड कर ले कि एक ये बंदा है जनरल डायर, ये है जनरल डायर। एक और डायर भी है, एक और बंदा भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम भी डायर है। उसका नाम अगर मैं आपको यहाँ लिख दूं, उसका नाम है माइकल, या माइकल ओ डायर। ये माइकल ओ डायर जोन सा है ना, ये कौन था? ये उस वक्त गवर्नर था, गवर्नर ऑफ पंजाब। ये उस वक्त पंजाब का या उस इलाके का, ये क्या है, सॉरी, पंजाब का ही, ये क्या था? गवर्नर था। जिसने गोलियां चलाई वो एक अलहदा पर्सन था, उसका नाम भी डायर था। और उस वक्त गवर्नर ऑफ पंजाब अगर पूछ लिया जाए तो उस बंदे का नाम भी डायर था। लेकिन ये दोनों अलहदा अलहदा पर्सनैलिटीज हैं, ये याद रखिए। और जो मैंने आपको बताया, और इस बंदे को ना, इस बंदे को उधम सिंह ने मारा था, उधम सिंह ने। इसके ऊपर अभी इंडिया ने रिसेंटली मूवी पर, बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मूवीज बनी है, उधम सिंह किल्ड हिम। इसने किसको मारा था? गवर्नर को, जो गवर्नर ऑफ पंजाब था। ये बंदा जो सा है जनरल डायर, ये अपनी तिबी मौत, इसको यहाँ से निकाल के ब्रिटिश भेज दिया गया था, और ये वहां तिबी मौत मरा था। ये जो जनरल डायर है जिसने गोलियां बरसाई थी, इसको किसी ने नहीं मारा था। और ये जो पंजाब का गवर्नर था ना, ये इसके उधम सिंह के हथे चढ़ गया था। तो ये किताब के अंदर पिस्टल छुपा के गया था उधम सिंह। तो उसने वहां जाके वो कोई क्या कहते हैं शो एंजॉय कर रहा था, तो इसने उसको मार दिया था। तो इसीलिए उधम सिंह को इंडिया के अंदर अभी भी हीरो के तौर पर देखा जाता है। इसने ये जो डायर साहब है उसको कत्ल किया। और ये जो जालियांवाला बाग है, इसकी तहकीकात के लिए कमीशन बना था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन किस लिए बना था? हंटर कमीशन बना था 1920 के अंदर। और इसका मकसद क्या था कि जो जालियांवाला बाग में मासूम लोगों को मारा गया था, उसका जो सा है, उसके बारे में तहकीक की जाए। और ये हंटर साहब क्या थे? इनका पूरा नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर, विलियम हंटर, ये एक जज थे, विलियम हंटर। तो क्योंकि ऐसे ही पूछ लें कि विलियम जो हंटर कमीशन था वो किसकी सरबराही में बना था, तो विलियम हंटर साहब थे, एक ही जज था, वो इसकी क्यादत कर रहे थे, और वो जज थे। उनको कहा गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको रिटायर किया और इनको बरतानिया भेज दिया कि वहां जाके आप जिंदगी एंजॉय करें। ये भी जब बाद में जो गवर्नर साहब थे, इनको भी कहा आप भी जाएं अपनी जिंदगी एंजॉय करें। तो फिर ये तो जोन सा है, ये तो अपनी तिबी मौत मरा, और ये जोन सा है उधम सिंह के हत्थे चढ़ गया। तो उधम सिंह ने इसको जोन सा है फिर ठीक किया था। तो ये जो क्या कहते हैं, और ये हंटर कमीशन इंपॉर्टेंट है। दो हंटर कमीशन है, एक इससे पहले भी बना था, वो कोई एजुकेशन के हवाले से था। लेकिन जब भी 1920 आएगा ना, उसमें आपने याद रखना है कि जालियांवाला बाग जो सा इंसिडेंट हुआ था, उसके हवाले से ये हंटर कमीशन जो सा ये बना था। तो इसमें जो सा आप लोगों ने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब 1990 के अंदर ये दो इवेंट हुए, ठीक है। यहाँ एक तीसरा इवेंट हुआ, ये किस हवाले से इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे, तो उसके बाद
एक और रिफॉर्म्स आए, 1919 रिफॉर्म्स। 1919 इंडियन कौंसल एक्ट आया, या इसको क्या रिफॉर्म्स कहें, इनको क्या कहेंगे, इनको मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये इनका क्या नाम है, इनका नाम है मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये जो रिफॉर्म्स आए ना, इन रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर, अच्छा इसमें अगर मैं आपको बताऊं, कहेंगे सर ये मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये क्या थे, तो इसमें जो मोंटेग है ना बंदा अगर लिखना है, और ये चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड साहब तो आपको पता हो, मैंने वाइसराय लिखवाया, ये तो उस वक्त वाइसराय ऑफ इंडिया थे। और ये उस वक्त क्या थे, ये कौन था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वजीर खारजा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये बंदा कौन था, ये उस वक्त, ये उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो मोंटेग था। और चेम्सफोर्ड कौन था, चेम्सफोर्ड उस वक्त इंडिया का वाइस रॉय था। इंडिया का क्या था उस वक्त, ये इंडिया का उस वक्त ये वाइस रॉय था। और इसको जैसे पहले 1909 1909 इंडियन कौंसल एक्ट कहा जाता है, इसी तरह इसको 1919 इंडियन कौंसल एक्ट या मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जोन्स है वो भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आप लिख सकते हैं, इंडियन कौंसल एक्ट भी आप साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये रिफॉर्म्स क्यों आए, इनका हल्का सा बैकग्राउंड अगर मैं दूं, तो अब जंग जो खत्म हुई ना, तो 1917 के अंदर ना ब्रिटिश ने अनाउंस किया था, ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने पहले यही कहा था कि आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ब्रिटिश अनाउंस्ड टू गिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया 1917 के अंदर। क्योंकि 1916 के अंदर क्या हुआ, सब बैठे पार्टीज, इन्होंने क्या कहते हैं लखनऊ पैक्ट किया, इन्होंने कहा कि हम जरा पावर मसल्स दिखाते हैं। तो उसकी वजह से ब्रिटिश ने क्या कहा, ब्रिटिश ने ये अनाउंस कर दिया 1917 के अंदर कि हम आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का पहली दफा ब्रिटिश ने ऐलान कब किया, तो 1917 के अंदर। तो जब उन्होंने कहा कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, तो ये उसी की वजह थी, क्या हुआ कि 1919 के मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो वन पेपर के लिहाज से आपने चीजें देखनी है, एक तो सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी क्या है हल्का सा आपको बता देता हूं। दूसरा, इसके अंदर जो लेजिस्लेटर काउंसिल बनाई गई वो क्या थी, बाय कैमरल। बाय कैमरल वो क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं, बाय कैमरल। और दूसरा क्या, और क्या कहते हैं, दूसरा इसमें क्या किया गया, दूसरा इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए 2, 6, उसके बाद साथ आप लिख ले एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस। पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे 1909 में वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद थे। अब उन्होंने क्या किया, 6 को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए। तो पूछा जाए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुसलमानों को कब मिले, तो 1909 के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट 6 को कब मिले, 1919 या मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर मिले। अब डायरकी क्या, डायरकी के आने के पहले मैं बाय कैमरल का अगर आपको बता दूं, तो बाय कैमरल क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट, इसको क्या कहा जाता है, बाय कैमरल। बाय कैमरल, ये आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर है उसमें भी मैंने बताया था। तो बाय कैमरल क्या है कि 2 हाउस हों जिसमें आपकी लेजिस्लेशन, जिसमें आपके लॉज पास होंगे। तो उसमें भी उस वक्त क्या 2 हाउस बनाए गए। एक क्या था, एक उन्होंने लेजिस्लेचर, एक का नाम क्या था, लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली। और दूसरी का अगर मैं नाम बताऊं तो उसका क्या था, उसको कहा जाता था काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये 2 आपके उस वक्त हाउस बनाए गए इस रिफॉर्म्स के तहत, बाय कैमरल उसमें सिस्टम आया। अब डायरकी क्या था, डायरकी जोन सा है, डायरकी के आगे अगर सिंपल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या मतलब, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोन सा है, इसका क्या मतलब है, डुअल फॉर्म नहीं, डुअल सिस्टम ऑफ, सॉरी फॉर्म नहीं सिस्टम, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट जोन से, इसका क्या मतलब कि कुछ सब्जेक्ट जोन से हैं, मतलब कि अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको समझाऊं तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स बना दिए। अब 2 सब्जेक्ट किस तरह बना दिए, मैं कहूं कि एक को उन्होंने कहा कि ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट,
और एक को उन्होंने कहा रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट, अब रिजर्व सब्जेक्ट और कौंसल सब्जेक्ट क्या है? ट्रांसफर के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे आपकी रोड्स हैं, सड़कें बननी है, आपकी रोड्स हैं, आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसको जो सा है अलहदा लोग देखेंगे। जो आपका डिफेंस है, जो आपका फाइनेंस है, इस तरह की चीजें जो सी हैं, इनको जो सा है, इनको कौन देखेंगे? इनको जो सा है आपका जो, जैसे अब ये क्या है, ये आपके वाइसराय वगैरह देखेंगे, जो एक काउंसिल बनेगी गवर्नर गवर्नर जनरल की, और ये जो सी हम एक लोकल गवर्नमेंट टाइप सिस्टम बना देंगे, वो इन चीजों को देख लिया करेगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डायरार्की सिस्टम के डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि आपने इख्तियारात जो से क्या किए, आपने कहा कि भाई तू जो सा है तू ये काम करेगा, तुम जो से है तुम ये काम करोगे, आप वो जो दूर बैठे हो आप ये काम करोगे। तो इस तरह जो से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? डायरार्की। और डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी डायरार्की? ये भी याद रखिएगा, प्रोविंसेस के अंदर, फेडरल लेवल पे नहीं, प्रोविंसेस के अंदर। डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। और यहाँ दो चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को थोड़ा सा ये झटका लगेगा। डायरार्की वाज, ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं क्योंकि पीपीएससी वाले जो हैं उनको समझ नहीं आती। डायरार्की वाज अबॉलिश्ड आफ्टर 1935 एक्ट। 1935 में एक एक्ट आया था, वो भी हम पढ़ेंगे। डायरार्की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखोगे जब भी पूछा जाएगा डायरार्की को ऑफिशियली कब एबॉलिश किया गया? तो 1935 के एक्ट के बाद डायरार्की एबॉलिश हो गई। ठीक है जी, आप कहेंगे सर लिख लिया। दूसरा आप लोग क्या लिखोगे? क्या डायरार्की जो सी है वो इंप्लीमेंट कब हुई और कब तक इंप्लीमेंटेड रही? जिस तरह मैं लिखवा रहा हूं इसी तरह आप इसको याद करोगे और इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखाओगे। डायरार्की रिमेन्स इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंट कब से कब तक रही? 1921 से लेकर 1937 तक। ये अभी इस साल में ये भी 2 से 3 दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि डायरार्की इंडिया के अंदर कब से कब तक इंप्लीमेंट रही। 1919 के अंदर क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस की गई इन प्रोविंसेस थ्रू मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। लेकिन इंप्लीमेंट कब हुई? 1921 में। और कब तक रही? 1937 तक रही। 1937 तक रही, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1937 तक रही फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसी एग्जाम में साथ अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डायरार्की वाज अबॉलिश्ड, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके बाद डायरार्की को ऑफिशियली अबॉलिश्ड कर दिया गया? तो 1935 एक्ट। अब आप कहो कि क्या है, तो 1935 एक्ट के बाद आप बस ये याद रखो कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 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 उसे अबॉलिश्ड होते 2 साल लग गए, 1937 तक वो इंप्लीमेंट ही रही थी। तो ये चीज समझ आ गई? ये चीज क्लियर हो गई सबको? अच्छा ठीक है जी। अच्छा यहाँ एक छोटी सी एक और चीज ऐड कर लीजिएगा इससे पहले कि मैं 19 खिलाफत मूवमेंट के ऊपर जाऊं। पूछा जाता है फर्स्ट टाइम कमिश्नर फॉर इंडिया कब अप्लाई किया गया था? कमिश्नर, कमिश्नर फॉर इंडिया, कमिश्नर फॉर इंडिया, कमिश्नर फॉर इंडिया अपॉइंटेड इन 1919 एक्ट। ये सबसे पहले 1919 के एक्ट के तहत अपॉइंटेड इन 1919 एक्ट। जो 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, इनके अंदर इंडिया के लिए कमिश्नर को भी अपॉइंट किया गया था। तो ये भी अगर आपसे इस तरह का भी कोई चीज पूछे कि इंडिया के अंदर सबसे पहले कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन से एक्ट के तहत हुई, तो वो क्या था आपका 1919 का जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसके तहत आपका क्या हुआ? उसके तहत आपका एक कमिश्नर जो सा इंडिया के लिए वो भी अपॉइंट किया गया था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ एक और चीज होगी।
वो क्या, वो ये होगा कि हमारे पास बाकी चीजें तो चल रही थी, लेकिन एक खिलाफत का मसला भी तो था ना। मुसलमानों की यहाँ जरा थोड़ी सी, क्या कहते हैं, उनके साथ अकीदत थी। जो वहाँ नाम के खलीफा थे, लेकिन अकीदत तो थी। एक खिलाफत का जिसे कहते हैं ओहदा तो था। तो उसके लिए क्या हुआ, मुसलमानों की तरफ से एक तहरीक चलाई गई, उसका नाम है तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत स्टार्ट कब हुई? 1919 के अंदर स्टार्ट हुई और 1924 तक चली। हमने देखा ट्रीटी ऑफ लुज़ैन के बाद 1924 के अंदर ऑफिशियली खिलाफत को अबॉलिश, खिलाफत एज ए इंस्टीट्यूशन उसको क्या किया, अबॉलिश कर दिया गया। तो 1919 से 1924 तक तो ये चली। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अब यहाँ आपको कौन से लोग नजर आएंगे? सबसे ज्यादा एक चीज जो उनसी है वो यहाँ आप लोगों ने याद रखनी है, गांधी साहब जो से हैं वो इसमें आपको एज अ लीड के तौर पर नजर आएंगे। इसकी अगर मैं लीडर्स की बात करूं तो इसमें आपको कौन कौन नजर आएंगे? इसमें आपको गांधी साहब, गांधी साहब, मौलाना आजाद, मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो के कांग्रेस के लीडर भी थे, मौलाना अबू कलाम आजाद। उसके बाद मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, शौकत अली शौकत अली जौहर, जौहर ब्रदरान, जिनको जौहर ब्रदर्स कहा जाता है। ये जो उनसे हैं, ये अब आपको यहाँ क्या है, इसमें क्या कहते हैं, लीड करते नजर आएंगे। और इसी दौरान क्या होगा, तो ये सारे लोग जो उनसे हैं, अब इन्होंने खिलाफत, तहरीक खिलाफत शुरू हुई। इसी के दौरान 1920 के अंदर, 1920 के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनी थी। खिलाफत खिलाफत कमेटी। अब खिलाफत कमेटी जो बनी थी, उसने क्या, किसको मिलना था? खिलाफत कमेटी जो सी थी, इसका पूछा जाता है एक तो कब बनी थी? 1920 के अंदर। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था टू मीट पीएम ऑफ ब्रिटिश ब्रिटेन। ब्रिटेन के पीएम को मिलना था, जिनका उस वक्त नाम था, इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज लॉयड, जॉर्ज लॉयड। ठीक है, ये लॉयड, जॉर्ज लॉयड, या से लॉयड, एल ए का आई थिंक साइलेंट भी होगा या जिस तरह भी होगा, तो इसमें दो एल आते हैं। जॉर्ज, बल्कि नहीं, लॉयड ये नहीं है, इसके स्पेलिंग होंगे LYLOD, ये होंगे। देख लीजिएगा, जॉर्ज लॉयड या जो भी इसके स्पेलिंग थे। तो इनको इन्होंने मिलना था। और इसके जो सा है, इसके सेक्रेटरी थे ये। इसके सेक्रेटरी कौन थे? इसके सेक्रेटरी शौकत अली जौहर थे। सेक्रेटरी शौकत अली जौहर थे, शौकत अली जौहर। और इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सेठ छोटा। ये भी अभी रिसेंट पूछा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कमेटी हु मेट विद हु मेट पीएम ऑफ ब्रिटेन। तो प्रेसिडेंट का क्या नाम था? सेठ छोटा, सेठ छोटा, छोटा सेठ। तो ये भाई साहब, ये लोग मिले और इन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है मुसलमानों का जो है ऐसे ना एक इंस्टीट्यूशन है, मुसलमान इनको अकीदत की निगाह से देखते हैं खलीफा को, तो आप इनके साथ जो है इस तरह का हिसाब किताब ना रखें। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो नहीं माने। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है, तो फिर इसमें मुसलमान जो सा ये तहरीक, लोगों ने अपने जेवर भी दिए ये। और इसी दौरान, बल्कि एक चीज याद रखिएगा, 1920 के अंदर हिजरत मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। हिजरत मूवमेंट मूवमेंट इसमें भी जो शाना बशाना लोग थे, इसमें सबसे ज्यादा नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का आएगा। ठीक है, हिजरत मूवमेंट क्या थी? उन्होंने कहा कि ये जो सा दारुल हर्ब बन गया है, ये जो सा है ये जगह, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से जिहाद हो रहा है, तो आप जो सा है इंडिया छोड़ो और अफगानिस्तान हिजरत कर लो। तो हिजरत मूवमेंट पूछा जाता है, और ये किस वजह से हुई? और ये आपके तहरीक, ये इसे क्या कहते हैं, तहरीक खिलाफत के दौरान हुई। ये ड्यूरिंग तहरीक खिलाफत, तहरीक खिलाफत। और हिजरत मूवमेंट 1920, ईयर इंपॉर्टेंट। तो हिजरत मूवमेंट जो सी है, ये भी इसी दौरान जो सी है ये स्टार्ट हुई। और ये सारी चीजें हो रही थी। जो सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन जो सी है, जो रॉलेट एक्ट के बाद गांधी साहब कर रहे थे, वो अभी तहरीक खिलाफत के अंदर भी इनका सत्याग्रह जो सा है वो चल रहा था। और सत्याग्रह के साथ तहरीक खिलाफत के अंदर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने नॉन
कोऑपरेशन की कॉल दे दी। नॉन कोऑपरेशन की कॉल क्या थी? उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं, ये जो हिंदू हैं, कोई भी हैं, इंडियन लोग जो उनसे सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, जो किसी तरह की भी कोई भी क्या कहते हैं सरकार का काम कर रहे हैं, वो वहां हम कॉपरेट नहीं करेंगे। हम मतलब जिसे कहते हैं कि एक तरह से टैक्स नहीं देंगे। इस तरह की चीजें जो होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम जो सा है सरकार के साथ बिल्कुल किसी मामले पे कोई तावन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो खिलाफत है, क्योंकि जंग खत्म हुई थी तो उसके बाद सबको पता लग गया था कि खिलाफत अब खत्म होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सी हमारी खिलाफत खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी। साथ सत्याग्रह के ऊपर, गरा के ऊपर वो अपने कांस्टेंट थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस उसके साथ ही 1920 के अंदर ही, देख लेना दोबारा, मेरे ख्याल में तो 1920 ही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सी है। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको जरा। हाँ वही मेरे जहन में भी ना 1920 से स्टार्ट हो गई थी ये 1920 से लेकर, बल्कि रुको इसको, रुको मैं यहाँ बताता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सी है ना, अगर आपने लिखना है तो ये 1920 से स्टार्ट हुई और ये कब तक रही? 22 तक। क्यों 22 तक रही, इसकी रीजन अब हम देखेंगे अभी। अक्टूबर 1922, अक्टूबर 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी की चलती रही। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 1922 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, उसका नाम था चोरी चोरा इंसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ। ईयर बता दिया, मंथ बता दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है। किस तहरीक के दौरान हुआ? खिलाफत तहरीक के दौरान हुआ। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ? गांधी जी लेफ्ट तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत क्यों? गांधी जी सत्याग्रह की पॉलिसी, नॉन वायलेंस की पॉलिसी के ऊपर गामजन थे। और चोरा चोरी इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ कि एक आपका ये चोरा चोरी जो सा इंसिडेंट, इसको क्या कहते हैं, आपका एक इलाका था उसे कहते हैं गोरखपुर, एक जगह है उसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर क्या हुआ, लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। पुलिस स्टेशन बर्न। इंपॉर्टेंट है ये भी, कि पूछा जाता है कि चोरी चोरा इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ था। पुलिस स्टेशन बर्न बाय पीपल। तो जब पुलिस स्टेशन को जलाया गया, एहतजाज शुरू हो गया और लोगों ने चीजों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो गांधी जी ने कहा कि मेरे हाथ अब खड़े, मैं जो सा है वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं नॉन वायलेंट बंदा हूं। तो 1922 के अंदर गांधी जी लेफ्ट तहरीक खिलाफत बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट। तो पूछा जाता है कि व्हाई डिड मिस्टर गांधी लेफ्ट तहरीक खिलाफत? तो ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। और मैंने उसमें बताया कि उसमें क्या हुआ था, लोगों ने गोरखपुर के अंदर एक थाने को आग लगा दी थी। और उसके बाद जो सा है, और इसी के साथ फिर ये हुआ, इसके बाद जब गांधी जी के पास एक स्ट्रीट पावर भी थी और उसके बाद लोग उनको मानते भी थे, वही जो से तहरीक खिलाफत की एक जान थे। तो जैसे ही क्या कहते हैं गांधी जी जाते हैं, तो तहरीक खिलाफत बिल्कुल मान पड़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ऑलमोस्ट जो सी है फिर उसमें कोई जान नहीं रहती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक खिलाफत, जैसे मैंने बताया 1924 के अंदर जैसी खिलाफत खत्म, कुछ भी नहीं होता, ना इनकी कुछ सुनी जाती है। जो मेन लीडर थे, जब वही उन्होंने अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लिया, तहरीक खिलाफत जो सी है ये भी क्या होती है, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो तहरीक खिलाफत खत्म हो गई। तो ये तो एक दूसरा क्या कहते हैं इसका एक मकसद चीजें थी। अब हम दोबारा आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ चुके थे। अब उसमें क्या हुआ था, अब ये क्यों आए थे, ये इस वजह से आए थे कि 1917 के अंदर बरतानिया ने, सल्तनत बरतानिया ने इंडियन लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को क्या करेंगे, हम आप लोगों को आपका थोड़ा सा जो हक हमारे नजदीक बनता है वो हम आप लोगों को देंगे। वो जो आपका हल्का सा हक बनता है ना, वो हम क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दे दें।
अब वो हक क्या था? वो हक ये था कि ये चाहते थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमें रूल का हक मिले, हम भी जो सा है जरा थोड़ा सा चीजों को एंजॉय करें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ एक चीज होती है, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन है, ये क्या था? साइमन कमीशन की चीज याद रखिए, 1927 के अंदर ये तो बना था, 1927 में ये कमीशन मेड बना। तो 1927 में ये जो साइमन कमीशन बना, और बल्कि साथ पहले इसका लिख लेते हैं ना चीजें, फिर इसकी कहानी बताता हूँ। इसके मेंबर्स कितने थे? 7, 7 इसके मेंबर थे। लेड बाय, इसको लीड कौन कर रहा था? लेड बाय जॉन साइमन। उसी के नाम पे ये साइमन कमीशन जो सा है वो कहलाया गया। जॉन साइमन जो सा है, उनको क्या कहा गया? वो इसी के नाम से इनको जॉन साइमन कहा गया। और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 मेंबर्स हमने याद नहीं रखने, लेकिन इसमें एक बंदा था, उसका नाम था क्लेमन एटली। क्लेमन एटली साहब कौन थे? ही वॉज मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। ही वॉज मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन 1945 ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ये भाई साहब जोन से हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के अंदर ऐसे कौन से मेंबर थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लेमन एटली साहब थे, जो कि बाद में लेबर पार्टी जो सी है वहां से बने। यहाँ साथ एक और छोटी सी चीज लिख लीजिएगा, ब्रिटेन की बात हो रही है तो वहां मेन 2 पार्टीज हैं। एक है लेबर पार्टी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेबर पार्टी, और दूसरी जो सी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी, मेजर पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मेजर। जैसे अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसी तरह ये लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव जोन सी है पार्टी। अभी जो बोरिस जॉनसन साहब हैं वो इससे ताल्लुक रखते हैं। बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन जो आजकल खबरों में है, ये हम करंट अफेयर्स में फिर दोबारा भी देखेंगे, तो ये बोरिस जॉनसन ये कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये क्लेमन एटली साहब जो हैं ये लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, थे, जो बने थे। ठीक है, तो ये भी आप ये वैसे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि लेबर पार्टी कौन से मुल्क की पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी कौन से मुल्क की पार्टी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने साल हमारे ऊपर राज किया है, तो उनकी पार्टीज का एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। और अभी भी ये भी आइडिया करंट अफेयर्स का होना चाहिए कि बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से। जैसे अब ये सारे आपके माइंड में थोड़ा सा बैक ऑफ एंड होने चाहिए कि मोदी जी हैं तो उनकी बीजेपी है, पाकिस्तान का तो आपको आइडिया होगा। अमेरिका चले जाएं तो जो बाइडेन साहब जो उनसे हैं वो क्या है? वो डेमोक्रेटिक से उनका ताल्लुक है। तो ये कुछ पार्टीज हैं इनका डिफरेंट, इवन क्या कहते हैं, और भी जो न्यूजीलैंड है वहाँ की लेबर पार्टी भी है, तो उनका जो सा है डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी आई थिंक, तो उनका पूछ लेते हैं। कनाडा का, तो ये सारी पार्टीज का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हल्का हल्का सा होना चाहिए। साथ साथ जहां जहां होगा मैं फिर आपको कुछ बता भी दूंगा। अच्छा, तो ये क्लेमन एटली साहब जोन से हैं, ये आए, ये 7 मेंबर था। और ये क्या कहते हैं 1927 जो सा है, ये 27 में ये बना, और 1928 के अंदर इंडिया में लैंड किया, ये इंडिया में आ गया, इन इंडिया। 1928 के अंदर ये कमीशन जो सा है ये इंडिया के अंदर आया, और इसने मई 1930 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की। ये भी आपका ओल्ड पेपर, ओल्ड एमसीक्यू है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? मई 1930 के अंदर। मई 1930 के अंदर साइमन कमीशन की क्या हुई थी? रिपोर्ट आपकी सबमिट हुई थी। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो गई। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और इसका मकसद क्या था? टू, इसका क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, हाँ, टू क्या होता है? ड्राफ्ट। टू ड्राफ्ट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इसका मकसद क्या था? क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन की बातें जो कि 1919 के रिफॉर्म्स, उससे पहले लखनऊ पैक्ट, उसके बाद में बातें हो रही थी जो कि 1917 में ब्रिटिश ने वादा किया था। तो उसके मकसद के लिए ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का मकसद क्या था, वो किस लिए आया था? तो उसका मकसद था कि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की ड्राफ्ट कर सके। लेकिन कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और ये साइमन कमीशन क्या हुआ, ये भी नीचे लिखे, फेल्ड। साइमन कमीशन फेल्ड हो गया। साइमन कमीशन फेल्ड। साइमन कमीशन फेल्ड बिकॉज इसमें क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो वो देने आए थे, लेकिन इसके अंदर नो लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी साइमन कमीशन के अंदर। तो जब ये आया, उन्होंने कहा अच्छा हम आपके लिए जो आए हैं, क्या कहते हैं, इतना हमने 7 बंदे भेजे, आप लोगों का ही हमने खून निकाल कर उनके पैसे जो उनसे भरे होंगे, इतनी दूर से वो आए बेचारे ठंडे मौसम से, और आप लोगों के पास, और आप लोगों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाई वही पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसे ही मामलात हैं, हमारी चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, तो ऐसे करो, इतने जीनियस हो तो तुम लोग खुद बैठो और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो उस वक्त फिर आए दिल्ली प्रपोजल्स। दिल्ली प्रपोजल्स बाय जिना। जिना साहब ने प्रपोजल दिए, और ये कब पब्लिश हुए? ये 1927 के अंदर पब्लिश हुए। 1927 साइमन कमीशन जो सा है उसकी जो बना तो 1927 में था, वो इंडिया में आया था 28 के अंदर, लेकिन उसने जो अपनी तजावजात थी वो उसने 1927 के अंदर दे दी। 1927 के अंदर उसने बता दिया था, हालांकि पब्लिश 1930 के अंदर हुई, लेकिन 1927 में उसने कहा कि हम आप लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन देंगे और उसमें कोई लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। कांग्रेस ने भी मुस्तरद कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो आप बताओ। तो फिर दिल्ली कायदे आजम ने प्रपोजल दिए जिनको कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल। इसमें क्या हुआ? इसमें मुसलमानों ने क्या किया? मुस्लिम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं अभी लिखने लगा हूं, मुस्लिम सरेंडर्स सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमानों ने दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सरेंडर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को किस प्रपोजल के तहत या किस ड्राफ्ट के तहत, किस वक्त, किस टाइम, किस घड़ी सरेंडर किया। तो मुस्लिम्स सरेंडर सेपरेट इलेक्टोरेट इन दिल्ली प्रपोजल 1927। तो इसमें क्या हुआ फिर, क्या कहते हैं, फिर उन्होंने लोकल्स के ऊपर उन्होंने डाल दी कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें। तो दिल्ली प्रपोजल आए, तो दिल्ली प्रपोजल्स को कांग्रेस ने नहीं माना। फिर क्या हुआ? फिर 1928 के अंदर, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट आई ना, और ये याद रखिएगा, ये नेहरू साहब जो से हैं, ये मोतीलाल नेहरू हैं। ये मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल, ना के दूसरे नेहरू। जो दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं वो इनके बेटे थे, तो ये बड़े वाले नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू। तो अगर ऐसे ही लिखा हो कि 1928 रिपोर्ट वाज क्या कहते हैं मेड बाय, उसमें जवाहरलाल नेहरू लिखा हो, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू साहब है। तो मोतीलाल नेहरू, सॉरी, जो मोतीलाल नेहरू थी उनकी रिपोर्ट आई। तो इसमें जो उनसा है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी। तो इसमें जो सा है कायदे आजम ने इसको नहीं माना। इसको क्या किया? अब इसको किसने रिजेक्ट कर दिया? इसको कायदे आजम ने। इसको जो सा है किसने रिजेक्ट कर दिया? कायदे आजम ने। इसको कायदे आजम ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, पीछे जो मैंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का बताया था ना, अगर उसमें ऐड करना हो ना, उसमें एक चीज ऐड कर लेना कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और क्या कहते हैं कांग्रेस, उसके साथ ये लिख लेना कि जितनी पार्टी थी ना उस वक्त, सब ने साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया था एक्सेप्ट यूनियनिस्ट पार्टी। तो यूनियनिस्ट पार्टी का भी हल्का सा आपको आगे जाके बता दूंगा, लेकिन लिख लेना के साथ यूनियनिस्ट पार्टी के अलावा यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट फिजर है टेवाना साहब थे एक, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी, सॉरी, सिकंदर हयात टेवाना उन्होंने बनाई थी ये। सिकंदर, साथ चलें ये भी लिख लें, हयात टिवाणा। सिकंदर हयात टिवाणा ने ये पार्टी जो सी है ये बनाई थी 1923 के अंदर। ये पार्टी बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो सिर्फ इसने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, साइमन कमीशन को, और उसके अलावा बाकी जितने थे सब ने उसे क्या किया था? रिजेक्ट किया। तो अब उसी साइमन कमीशन के ऊपर बताऊं क्या हुआ था? उसी जो साइमन कमीशन के ऊपर मुस्लिम लीग
भी डिवाइड हो गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुस्लिम लीग के दो ग्रुप्स कब बने थे, इस वजह से साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना, उसके वजह से क्या कहते हैं, दो मुस्लिम लीग के दो धड़े बन गए थे। एक को क्या कहा जाने लगा, एक को जिना लीग कहा जाने लगा, दूसरी को शफी लीग कहा जाता। शफी लीग, सर शफी थे, वो इसको लीड कर रहे थे, और एक थी जिना लीग, एक थी जिना लीग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन के बाद मुस्लिम लीग के दो जो से वो बन गए थे, एक जिना लीग और शफी लीग जो सी। तो दिल्ली प्रपोजल आए, तो दिल्ली प्रपोजल जो से वो कायद ने दिए। और उसके बाद दिल्ली प्रपोजल के अंदर क्या था, दिल्ली प्रपोजल के अंदर एक साथ और लिख लें कि 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कायद ने बात की थी, ठीक है। लेकिन जो नेहरू साहब आए, नेहरू ने ये कहा कि हम जो है ना मुसलमानों को कितनी रिप्रेजेंटेशन देंगे, 1/4, 1/4 मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें कि मुसलमानों ने कितनी रिप्रेजेंटेशन मांगी थी, मुसलमानों ने 1/3 अपनी रिप्रेजेंटेशन मांगी थी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन जो कांग्रेस उनको ऑफर कर रही थी, नेहरू साहब कांग्रेस के बिहाफ पे ऑफर कर रहे थे ना, तो वो कितनी ऑफर कर रहे थे, वो 1/4 उनको ऑफर कर रहे थे क्या कहते हैं, मोतीलाल नेहरू साहब। तो कायदे आजम जो उनसे हैं, उन्होंने क्या किया, कायदे आजम ने इसको मुस्तरद कर दिया। और इसमें पूछा जाता है कि कायदे आजम ने कितने इसके ऊपर एतराज लगाए थे, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके ऊपर कायदे आजम ने तीन ऑब्जेक्शंस लगाई थी। तीन ऑब्जेक्शंस या तीन पॉइंट्स जो से हैं वो उठाए गए थे डिफरेंट, ठीक है। उसमें एक 1/4 वाला ये भी था, और उसके बाद क्या कहते हैं, और भी 2-3 चीजें थी फेडरल मुसलमानों। मैं कर देता हूं कि दिल्ली प्रपोजल के अंदर कायदे आजम ने 1/4 रिप्रेजेंटेशन, 1/3 रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं ये कहूं कि एक चीज के अगर 100 मेंबर होंगे, तो कायदे आजम ने कहा कि उनमें से तीसरा हिस्सा मुसलमान जो उनसे है, तीसरा हिस्सा मुसलमानों का होगा उस असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन जो नेहरू साहब थे वो कह रहे थे नहीं, आपका तीसरा हिस्सा नहीं होगा, मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर है, उनको कम हिस्सा मिलेगा, उनको 1/4 हिस्सा मिलेगा। 1/4 रिप्रेजेंटेशन नेहरू साहब मुसलमानों को देना चाह रहे थे। लेकिन कायदे आजम क्या कह रहे थे कि 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो उसके जवाब में क्या हुआ, उसके जवाब में फिर आपके 28 मार्च, डेट भी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, मंथ भी इंपॉर्टेंट, ईयर भी इंपॉर्टेंट। 28 मार्च 1929 को क्या हुआ, 14 14 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद या जिना। कायदे आजम के 14 नुकात कब आए, 28 मार्च 1929। इसमें जो उनसे हैं 14 पॉइंट्स थे, हमें सारे याद करने की भी जरूरत नहीं है। उसमें आपने वो बचपन में हम याद करते होते थे कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए। 14 पॉइंट्स के अंदर अगर किसी को याद करने का शौक भी होगा तो आप गूगल कीजिएगा 14 पॉइंट्स ऑफ कायद, तो आपको आ जाएगा। जिसमें एक हम याद कर रहे थे कि सिंध को बम्बे से अलहदा किया जाए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि सिंध को कहां से अलहदा करना था, सिंध फ्रॉम बॉम्बे। एक ये इसमें 14 में डिमांड थी। और इसके अंदर एक डिमांड थी कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट कौन सी होगी, फेडरल होगी। सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर NWFP के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो इस तरह के ये 14 नुकात थे जो कायदे आजम ने जो सा है इसमें अपने 14 जो नुकात थे 1929 के अंदर ये कहे। लेकिन ये भी एक तरह से जिसे क्या कहते हैं, रिजेक्ट हो गए। ये भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि कंसेंसस नहीं हो रहा था ना किसी बात के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। दोनों पार्टीज का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा था। तो जब ब्रिटानिया ने देखा कि इनका कंसेंसस ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का कंसेंसस नहीं होना, ऐसे करो, ठंडे माहौल में आओ, बरतानिया आओ, हमारे पास लंदन आओ, हम तुम लोगों को बिठाते हैं गोल मेज के ऊपर, चाय पानी पियेंगे, खाना शाना खाएंगे, और फिर बैठ के कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो यहाँ रहो 2-3 साल मजे करो। तो इन्होंने कहा कि यार ठीक है, यहाँ गर्मी है, हम वही चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1929 जब साइमन कमीशन की भी रिकमेंडेशन किसी ने नहीं मानी, इनसे खुद भी ना दिल्ली प्रपोजल कामयाब हुए कायद के, ना मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट कामयाब हुई, ना कायद के 14 पॉइंट्स कामयाब हुए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने
जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, जो उस वक्त वहां के मैकडोनल्ड साहब थे प्राइम मिनिस्टर, नाम दोबारा बताऊंगा, मैकडोनल्ड साहब थे, रैमसे मैकडोनल्ड, बरतानिया के। उन्होंने कहा कि आप आओ और हम मिल बैठ के इंडिया का थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनानी है। तो यहाँ जोन सी है, फिर क्या होंगी अब आगे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी। 3 क्या होंगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी। और कॉन्फ्रेंसेस हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जोन सी है ना, एक तो आपको पता होना चाहिए 3 हुई, 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसमें जो फर्स्ट राउंड, और ये सब कहाँ हुई, लंदन में, याद रखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल जोन सी है, ये आपकी, अगर मैं आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट ये हुई कब, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर। और अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो ये आपकी 1930 से लेकर 1931 तक, 19 सॉरी, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ, 1930 से लेकर 1931 तक ये आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। आपके आंसर इतनी लंबी कॉन्फ्रेंस, तो याद रखिएगा नवंबर से लेकर जनवरी तक। और डेट भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 तक ये आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन लंदन, इन लंदन। अच्छा जी, अब इसके हवाले से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि हुआ क्या था, मसले मसाइल क्या हुए। मसले यहाँ आते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि किसने शिरकत की थी, किसने नहीं शिरकत की थी। तो आज इसको जरा आसान करने की कोशिश करते हैं। तो आसान इसको हम कैसे करेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक चीज तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जिन्ना, मिस्टर जिन्ना अटेंडेड, मिस्टर जिन्ना अटेंडेड, बट कांग्रेस में से किसी ने भी नहीं की, कांग्रेस डिड नॉट। जब मैं कांग्रेस डिड नॉट की बात कर रहा हूं तो गांधी जी की बात कर रहा हूं, गांधी भी साथ, गांधी साथ, क्योंकि ये एग्जाम में गांधी जी का नाम आता है। तो कांग्रेस डिड नॉट, गांधी जी, नेहरू, किसी ने भी जोन सी है कांग्रेस की तरफ से इसमें शिरकत नहीं की। अच्छा, आप कहेंगे सर कैसे याद करनी है। अब फर्स्ट राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो सब लीडर्स मुस्लिम लीग के गए हुए थे कहाँ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन, ठंडी फिजाएं खाने। तो एक लीडर थे जिनको हम क्या कहते हैं, शायर मशरी कहते हैं, जिनका शाहीन जोन सा है वो बड़ा फेमस है। तो वो जोन से हैं, वो भी एक जमाने में 1908 के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। तो अल्लामा इकबाल जोन से हैं, वो उस वक्त फ्री थे। तो जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल को कि सर आप, बाकी लीडरशिप तो गई हुई है, हमारा सालाना इजलास होना है, तो आप ऐसे करें हमारी कॉन्फ्रेंस से आके खिताब तो कर दें। अल्लामा इकबाल ने कहा कोई मसला ही नहीं है। तो अल्लामा इकबाल साहब जोन से हैं, उन्होंने 1930 में अलाहाबाद एड्रेस, अलाहाबाद एड्रेस, ये तो आप में से किसी को, मुझे नहीं लगता कि मसला होगा। 1930 का खुतबा इलाहाबाद बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कायदे अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था, कब दिया था जी, दिसंबर 1930 के अंदर खुतबा इलाहाबाद दिया था, खुतबा इलाहाबाद। तो कभी भी पूछें आपसे कि पहली जो क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी कि नहीं की थी, तो हमेशा याद रखना, जहन में एक ही चीज लानी है कि यार 1930 के अंदर तो खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे अल्लामा इकबाल। तो वो जो सा है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो कायदे अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल डिड नॉट, अल्लामा इकबाल डिड नॉट अटेंडेड, डिड नॉट अटेंडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और इस ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी तब प्राइम मिनिस्टर उनके कौन थे, क्लेमजी मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड से याद रखना। ठीक है, क्लेमजी, सॉरी क्लेमजी नहीं, रेमजी, रेमजी, RAMSEY, रेमजी, RAMSEY, रेमजी मैकडोनल्ड, ये कौन थे,
प्राइम मिनिस्टर साहब थे बरतानिया के उस वक्त। तो पहली जोन सी है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने देख लिया जिन्ना साहब ने शिरकत की, कांग्रेस ने नहीं की, और अलामा इकबाल जोन से उन्होंने नहीं की। अब पहली आपने याद कर ली, अब दूसरी आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब मसला क्या था? मसला ये था कि 1930 के अंदर एक मार्च हुआ था, उसे कहते हैं साल्ट डांडी मार्च। 1930 के अंदर एक मार्च हुआ था, उसे कहते हैं साल्ट डांडी मार्च। पूछा जाता है कि साल्ट डांडी मार्च वाज लेड बाय हु? गांधी जी। गांधी जी लेड साल्ट डांडी मार्च। उन्होंने ये मार्च को लेड किया, जिसमें इसको साल्ट मार्च सिंपल भी कहा जाता है। किसान इसमें उनके साथ थे, तो इसकी वजह से गांधी साहब जो उनसे हैं उनको क्या किया गया, उनको आई थिंक गिरफ्तार किया गया था या नहीं, लेकिन गांधी साहब ने इसकी वजह से पहली राउंड टेबल के अंदर शिरकत नहीं की, क्योंकि वो इस मार्च के अंदर मौजूद थे। और उस वक्त जब इन्होंने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी और एक बहुत बड़े लीडर थे, तो तब यहाँ के जो वाइस राय थे उनका नाम था लॉर्ड अर्विन। आपने को अगर नहीं पता तो आपने वाइस राय वाला उसमें देखेंगे तो लॉर्ड अर्विन साहब थे। तो लॉर्ड अर्विन साहब ने गांधी जी से मुलाकात की, तो उसको क्या कहते हैं, वो जो गांधी जी से मुलाकात की उसे कहते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट, या इरविन गांधी, या गांधी इरविन पैक्ट। और ये कब हुआ? ये 1931 के अंदर आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है। अब ये जरा थोड़ी सी कहानी जहन में बिठाइएगा, जब सुकून से अभी लिख लें, फिर ये चीजों को दोबारा आप देखिएगा कि भूलेगी नहीं आपको। कैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल अगर आपके जहन में होगा कि गांधी जी क्या थे, वो मार्च कर रहे थे, अल्लामा इकबाल खुतबा अलाहाबाद दे रहे थे, सिर्फ कायदे आजम जो उनसे हैं वो उस वक्त लीडर थे जो फ्री थे, तो वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल में चले गए। तो फिर क्या हुआ? फिर 1931 के अंदर क्या हुआ, गांधी और जो उस वक्त के वाइस राय थे अरविंद, उनका एक पैक्ट हुआ। उन्होंने कहा गांधी जी को भाई मान जाओ अच्छे बच्चों की तरह, तो गांधी जी मान गए। और गांधी जी जो उनसे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इस मार्च के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी को क्या किया, फिर जेल से रिलीज किया गया और उनको कहा गया कि चले अब जेल से तो रिलीज हुए हैं, अब आप ऐसे करें, जो लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से पैक्ट के बाद जो गांधी साहब जो हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आमादा हुए थे। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर आपको गांधी जी जो हैं वो अब नजर आएंगे। ये सारी लंदन में चीजें हो रही हैं। तो अब क्या हुआ, अब जो गांधी जी जोन से है ना, अब जो सेकंड यहाँ अब क्या होगी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये अब कब होगी? 1931 के अंदर। अब ये क्या है, इसका ये बस आप लोगों ने याद रखना है। और ये इसके अंदर क्या होगा, इसमें गांधी जी अटेंडेड, गांधी जी ने इसको अटेंड किया। अब यहाँ गांधी जी अटेंडेड आ जाए, कांग्रेस अटेंडेड आ जाए, एक ही बात है, क्योंकि अभी कांग्रेस का पार्ट थे। तो गांधी जी ने, और ये वाहिद क्या कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको गांधी जी ने क्या किया, अटेंड किया। इसको गांधी जी ने अटेंड किया, इसको जिन्ना साहब ने भी अटेंड किया, कायदे आजम अटेंडेड, जिन्ना मिस्टर जिन्ना अटेंडेड, जिन्ना साहब जोन से हैं उन्होंने भी अटेंड किया। और इसके लिए इसी में जोन से हैं गांधी जी ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, कास्ट हिंदू, जो लो कास्ट हिंदू होते हैं ना, शेड्यूल कास्ट जो हमने देखे थे, क्या कहते हैं नॉन आर्यंस, शुदर कास्ट, तो उसके लिए गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो थी है वो डिमांड की। और उसके बाद इसी 19 ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, इसी, और ये 1931 से 1932 तक चली, वही जनवरी नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुई और 32 तक चली। और इसी के एंड में क्या हुआ, इसी के एंड में कम्युनल अवार्ड्स अनाउंस हो गए। कम्युनल अवार्ड्स, कम्युनल अवार्ड्स का भी ईयर पूछा जाता है और किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुए, तो 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड्स जोन से हैं, कम्युनल अवार्ड्स जोन से हैं वो अनाउंस हो गए एट द एंड ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड। मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड, और उनको कहां दफनाया गया? बैतुल मुकद्दस के अंदर। उनको कहां दफनाया गया? बैतुल मुकद्दस के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर ये दफन है। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इनकी वफात हुई थी, इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी।
और कम्युनल अवार्ड, वही मैंने बात बताई, इसमें वही चीजें थी कि लो कास्ट जो हिंदूज हैं उनको भी क्या है, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंस हुए। लेकिन फिर ये हुआ, फिर कोई चीजें जो उनकी हैं वो उस तरह से चीजें नहीं बन सकी, उस तरह से माहौल जो उनका है वो सेट नहीं हुआ। फिर ये हुआ, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड कॉन्फ्रेंस। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के अंदर हुई, 1932 के अंदर हुई। और इसके अंदर क्या, एक चीज याद रखिएगा, इसमें ना ही कायद, नॉट जिना प्लस मिस्टर गांधी, मिस्टर जिना और मिस्टर गांधी दोनों ने अटेंड नहीं की, नॉट अटेंडेड। इसी दोनों ने भी नॉट नॉट अटेंडेड, ना ही मिस्टर जिना ना ही मिस्टर गांधी जो उनसे हैं, उन्होंने क्या की, उन्होंने अटेंड नहीं की, उन्होंने ये अटेंड नहीं की, उन्होंने अटेंड नहीं की। अब इनको थोड़ा सा सुकून से बैठ के देखिएगा और कहानी बनाइएगा कि किस तरह पहली जोन सी है, पहली में मिस्टर जिना ने अटेंड की, सेकंड मिस्टर जिना ने अटेंड की, लेकिन पहली जोन सी है वो गांधी जी ने अटेंड नहीं की, और सेकंड गांधी जी ने भी अटेंड की। और अगर पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो मिस्टर गांधी और मिस्टर जिना दोनों ने अटेंड की, तो वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। और ऐसी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो ना के मिस्टर जिना ने अटेंड की और ना ही मिस्टर गांधी ने अटेंड की, तो वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इसी तरह दो तीन नाम लिख लीजिएगा। एक है जिन्होंने शफी बनाई थी, शफी लीग, सर शफी, एक सर शफी। एक है बेगम शाहनवाज, बेगम बेगम शाहनवाज, बेगम शाहनवाज। और थर्ड है सर जफरुल्ला खान, सर जफरुल्ला खान। ये तीन वो लोग हैं जिन्होंने, ये तीनों ने अटेंडेड ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सर शफी, बेगम शाहनवाज भुट्टो, और सॉरी बेगम शाहनवाज और सर जफरुल्ला खान, बेगम शाहनवाज, सर जफरुल्ला खान और सर शफी। ये तीन लोग जो उनसे हैं, ये इन तीनों ने ये इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने अटेंड की ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इन तीनों ने ऑल थ्री राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो इन्होंने अटेंड की। और जो सेकंड, पहली में, अब देखो पहली में क्या था, पहली में हमने देखा कि अल्लामा इकबाल खुतबा दे रहे थे। और साथ ये भी याद रखिएगा कि अल्लामा इकबाल ने सेकंड भी अटेंड की और अल्लामा इकबाल ने थर्ड कॉन्फ्रेंस भी अटेंडेड बाय अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने फर्स्ट नहीं अटेंड की, वो आपको अब जहन में रहेगी। इस तरह रहेगी कि आपने याद रखना है कि अल्लामा इकबाल ने सिर्फ एक मिस की, किस वजह से की, क्योंकि उस वक्त वो खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे। तो खुतबा इलाहाबाद की वजह से उनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मिस हो गई, लेकिन बाकी दो जो उनकी हैं वो उन्होंने अटेंड की। सर शफी ने, बेगम शाहनवाज ने और सर जफरुल्ला खान ने, इन्होंने तीनों अटेंड की। गांधी साहब ने सिर्फ सेकंड अटेंड की, कायदे आजम ने फर्स्ट टू अटेंड की, और आखिरी जो उनसी है वो कायदे आजम ने भी अटेंड नहीं की और गांधी साहब ने भी अटेंड नहीं की। लेकिन जो आपके अलामा इकबाल का पूछें तो अलामा इकबाल ने थर्ड भी अटेंड की और सेकंड भी अटेंड की। तो अब इसका आप लोग थोड़ी सी, जिस तरह कहानी मैंने बनाई है, इस तरह आप लोग भी एक दो दफा इसको सुकून से बैठ के बनाओगे तो ये भी आप लोगों को क्या है, याद हो जाएगा। और साथ एक लिख लीजिएगा, जो मौलाना जफर अली खान जो उनसे हैं, मौलाना जफर अली खान, उनका एक अखबार था, उर्दू में भी पूछा जाता है, उनका अखबार था, उसका नाम था जमींदार। जमींदार किन का अखबार था ये मौलाना जफर अली खान का, ये मौलाना जफर अली खान का जो सा है ये अखबार था। जमींदार कवर्ड ऑल दीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो ये उर्दू में सवाल आता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिम्मेदार जो अखबार था उसने क्या किया था, उसने ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी इसको क्या किया था, इनको कवर किया था, इनको क्या किया था, इनको इन्होंने कवर किया था। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहाँ एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 1934 का, इसको एज इट इज याद रखिएगा। दो तीन चीजें बताऊंगा। गांधी लेफ्ट कांग्रेस, पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस को कब लेफ्ट किया। 1934 के अंदर गांधी जी ने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। आगे जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी रीजन। पूछा जाता है कि व्हाई डिड मिस्टर गांधी या महात्मा गांधी लेफ्ट कांग्रेस, तो गांधी जी लेफ्ट कांग्रेस विदाउट एनी रीजन।
उन्होंने कहा कि कोई रीजन नहीं है, बस मैं जो उनसे है कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करता हूं। तो जब भी वन पेपर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई डिड मिस्टर गांधी लेफ्ट कांग्रेस, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सानू नहीं पता, विदाउट एनी रीजन। अच्छा जी, उसके बाद जी, और उसके बाद अगर हम एक और बात करें तो फिर अब हमारे पास क्या होगा? अब हम यहाँ देखेंगे कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1933 तक हो गई, और जोन से है अब मिस्टर जिना का आपको जरा थोड़ा सा यहाँ पीरियड जोन सा है उस तरह से नजर नहीं आएगा, वो जरा सियासत से थोड़ा सा वो भी दूर होंगे, क्योंकि ये वो दौर है। अब जिना साहब कब एक्टिव होंगे? अब जिना साहब एक्टिव होंगे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की जाएगी। अब यहाँ क्या चीजें होंगी? अब यहाँ 2-3 चीजें होंगी जो आप लोगों और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें अब क्या होगा कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन 3 कॉन्फ्रेंसेस का पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंसेस टू बिल्ड कंसेंसस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोसेस था ना, ये सब चीजें किस लिए हो रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि इंडिया की कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए, उसका ड्राफ्ट। इसके लिए क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइमन कमीशन आया, इसके लिए दिल्ली प्रपोजल दिए गए, इसके लिए कायदे आजम ने 14 नुकात दिए। इससे पहले मोतीलाल नेहरू ने अपने जोन से नेहरू फार्मूला आया, और किसी के ऊपर कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। तो कंसेंसस के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं कर पा रहे, साइमन कमीशन भी तुमने रिजेक्ट कर दिया, अब तुम हमारे पास आओ, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंसेस जो 3 हुई, इनके अंदर कायदे आजम भी थे, मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे, शफी मियाँ सर शफी भी थे, डिफरेंट हर जो थे मुझे क्या कहते हैं, जैसे मैंने सर जफरुल्लाह बताया, बाकी सब लोग थे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन की जाए कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखनी है। तो आखिरकार फिर क्या हुआ? इन ऐसा कोई फायदा तो नहीं हुआ, सारी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है ना, आप लोगों से कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसी के तहत क्या हुई थी? डायरकी एबॉलिश, डायरकी को खत्म किस एक्ट के तहत किया गया था? यही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और यहाँ याद रखिएगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके बाद ये जोन सा है, ये आपकी क्या थी? एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन थी। ये एक तरह से उन्होंने हल्की सी कॉन्स्टिट्यूशन बना दी कि अब इसके तहत जोन सा है इंडिया का कानून चलेगा। और इसी के तहत क्या हुआ? इसके तहत फिर इलेक्शंस हुए। पूछा जाता है इलेक्शंस, बल्कि मैं लिख दूं पहले, इलेक्शंस इन 1936 इन 11 प्रोविंसेस, 11 सूबों के अंदर। ये भी याद रखिएगा, ये इलेक्शन प्रोविंसेस के अंदर हुए थे, फेडरल के अंदर नहीं हुए थे। प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1936 के, 1936-37 के इलेक्शन, 36 में स्टार्ट हुए थे, 37 तक चलते रहे थे। तो इलेक्शन इन 1936-1937 हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पे हुए थे? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके तहत क्या हुए थे? उसके तहत ये इलेक्शन हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी। कि जो 1935 का एक्ट है उसके तहत 1936 1937 के जो इलेक्शन है प्रोविंसेस के, वो हुए थे। और कितने प्रोविंसेस के अंदर हुए? 11 प्रोविंसेस के अंदर ये इलेक्शन हुए थे। 1936 यहाँ लिख लीजिएगा साथ, 1937 37 इलेक्शंस, 1936-1937 इलेक्शन। कांग्रेस के ने ये जो 11 प्रोविंसेस थे, 8 आउट ऑफ 11, कांग्रेस वन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। कांग्रेस ने कितने सूबों में मेजोरिटी हासिल की? कांग्रेस गेन मेजोरिटी इन 8 आउट ऑफ 11। कांग्रेस ने इन 11 में से 8 सूबों के अंदर मेजोरिटी हासिल की, और 8 सूबों के अंदर अपनी क्या कर ली? अपनी जोन सी है वो अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, हुकूमत बना ली 8 प्रोविंसेस के अंदर। 8 प्रोविंसेस के अंदर क्या की? कांग्रेस ने यहाँ तक अपनी हुकूमत बना ली। और जब कांग्रेस ने यहाँ अपनी हुकूमत बना ली, और फिर क्या हुआ? फिर अगर हम आगे देखेंगे तो कांग्रेस की फिर मिनिस्ट्री, कांग्रेस जो सा है वो क्या करेगी? कांग्रेस यहाँ अब जरा जिसे कहते हैं ना कि वो सख्ती दिखाएगी, बहुत ज्यादा सख्ती दिखाएगी। और अब कायद जोन से हैं, वो भी कायद जोन से ना एक तरह से 1934-35 तक बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि 34 के एंड में वो वापिस आए थे लियाकत अली खान के मनाने पे, कुछ कहते हैं अल्लामा इकबाल के कहने पे। इसमें डिफरेंट आ रहा है, तो ये वन पेपर में नहीं पूछी जाती कि कायदे आजम किसके कहने पे वापिस आए थे। हर बंदा जो है वो कहता है कि कायदे आजम को मैं ही वापस लेके आया था। तो
अब कांग्रेस ने अपनी वो बना ली, तो कायदे आजम को 1938 के अंदर, कायदे आजम को, मिस्टर जिन्ना को 1938 के अंदर टाइटल मिल गया। उनको क्या टाइटल मिला? कायदे आजम का। पूछा जाता है कायदे आजम का टाइटल कब मिला था? कायदे आजम का, एक सेकंड रुकना यार। अच्छा जी, तो हम इसके टाइटल की बात कर रहे थे। तो 1938 के अंदर कायदे आजम को क्या, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल मिल गया कायदे आजम का। और किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट है, मौलाना मजहरुद्दीन। मजहरुद्दीन, मजहरुद्दीन थे, एक मौलाना थे, मौलाना मजहरुद्दीन। मजहरुद्दीन साहब ने कायदे आजम मिस्टर जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल दे दिया कायदे आजम का। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हमारे पास कि ये जो अल्लाह भला करे जो मिनिस्ट्रीज थी ना, जो 8 सूबों के अंदर कांग्रेस ने क्या कहते हैं अपनी हुकूमत बना ली थी। 8 सूबों के अंदर कायदे उन्होंने, कांग्रेस ने जो वो बनाई थी, अल्लाह भला करे, अपनी हुकूमत बनाई थी। तो उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए जिनके ना बड़े नुकसान हुए, जिसमें एक 1937 के अंदर, 1937 के अंदर विद्या मंदिर, क्या कहते हैं, विद्या मंदिर स्कीम, विद्या मंदिर, या इसे कहते हैं वर्धा, कहीं ये भी लिखा मिलता है वर्धा, वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम। ये 2 स्कीम थी। ये दोनों किसके रिलेटेड थी? ये दोनों एजुकेशन के रिलेटेड थी। पूछा जाता है कि वर्धा स्कीम जो सी है ये किसके रिलेटेड थी? ये एजुकेशन के रिलेटेड स्कीम्स थी, इसमें मुसलमानों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थी। तो ये दो बहुत ज्यादा वो, मेरी आवाज डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही? ज्यादा है कि कम? अब ठीक है? अब ठीक होगी। अब ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोनों स्कीम्स आई, वर्धा स्कीम, ये क्या, ये एजुकेशन के रिलेटेड स्कीम थी, मुसलमानों में इसके में के खिलाफ इसमें डिस्क्रिमिनेशन थी। तो फिर क्या हुआ? फिर इसी के अंदर जो सा है 1938 के अंदर जब मजहरुद्दीन साहब ने टाइटल दिया कायदे आजम को, इसी के अंदर एक पीरपुर रिपोर्ट आई, पीरपुर रिपोर्ट आई, पीरपुर रिपोर्ट आई। इस पीरपुर रिपोर्ट, और ये पीरपुर रिपोर्ट किसने दी थी? क्या कहते हैं, सैयद मेहदी, सैयद राजा थे, राजा सैयद मेहदी ऑफ पीरपुर। ये राजा थे किसके? मेहदी ऑफ पीरपुर, एक इलाका था पीरपुर, वहां के ये राजा थे। उन्होंने ये पीरपुर रिपोर्ट दी 1938 में। और इसके अंदर क्या हाईलाइट किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया था एट्रोसिटीज ऑफ कांग्रेस। जो कांग्रेस के मुजालिम थे उनको हाईलाइट किया गया था। उनको क्या किया गया था? उनको क्या कहते हैं, उनके जो मुजालिम थे उनको हाईलाइट किया गया था। तो ये जो सी है पीरपुर रिपोर्ट आई। और इस पीरपुर रिपोर्ट के बाद फिर डिफरेंट चीजें जो सी हैं, वो हालात और वाकयात जो से हैं वो चलते रहे। फिर इसमें क्या होता है, इस तरह कांग्रेस का सारा जो सा ना हिसाब किताब चल रहा था। फिर ये होता है कि फिर जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है ना, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वो अपना वो क्या कर देती हैं, वो रिजाइन कर देती हैं। कांग्रेस जो है वो रिजाइन कर देती हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी आ रहा होता है। और उस जिस तरह से वो जिसे कहते हैं कि बाइस्ड एक तरह से चीजें लेकर चल रहे होते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर भी होता है। कायदे आजम भी दूसरी तरफ से बिल्कुल फुल प्रेशर जो है वो उन्होंने एक तरह से जिसे कहते हैं कि डाला होता है कि ये आप लोग जो हैं ये क्या हिसाब किताब किया हुआ है। और पॉलिटिकल प्रेशर तो था उनका भी, और उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से भी प्रेशर आता है। तो आखिरकार 1939 के अंदर 19 1939 के अंदर कांग्रेस जो सी है वो अपनी मिनिस्ट्री से क्या कर देती है, कांग्रेस जो सी है वो रिजाइन कर देती है। और वो कब करती है, और उस हमारे लिए वो क्या इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर जो मैंने कहा था 1939, 22 दिसंबर 1939 को क्या होता है, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, योम निजात। पूछा जाता है कि योम, अब बहुत
ज्यादा क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं वो क्या, कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को। किसने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का कहा? मिस्टर जिन्ना ने, कायदे आजम ने डे ऑफ डिलीवरेंस जो वो मनाने का कहा। और डे ऑफ डिलीवरेंस जो मनाने का कहा, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, तो इसकी वजह से कायदे आजम ने क्या कहा कि आप जो उनसे हैं आप क्या करो, आप योम निजात मनाओ। तो ये डेट, मंथ, ईयर, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 1939 के बाद फिर क्या होगा? फिर आपका लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन की बस डेट लिख लें, उसकी चीजें आप लोगों को बस उसका आइडिया होगा। फिर हम जो सा यहाँ से चीजों को क्या कहते हैं बिल्कुल एंड करेंगे। वो क्या कि 22 दिसंबर को, 22 से लेकर 24 तक, सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ, मार्च, 22 से लेकर 24 मार्च 1940। और ये क्या था? 27th सेशन था, इंपॉर्टेंट है, 27th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 27वां सेशन चल रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। और ये कहाँ? एट मंटो पार्क, एट मंटो पार्क। और मंटो पार्क का करंट आजकल क्या नाम है? ग्रेटर इकबाल पार्क। उसको क्या कहा जाता है? ग्रेटर इकबाल पार्क। तो लाहौर के अंदर ये आपकी जोन से है, 27वां सेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, वहां एक रेजोल्यूशन पेश की गई 22 को। और उसको जोन सा है, और ये क्या कहते हैं 22 मार्च को पेश की गई बाय ए के फजले हक, ए के फजले हक, ए के फजले हक। और ए के फजले हक कौन है? शेर बंगाल कहा जाता है इन्हें, इन्हें शेरे इन्हें शेर बंगाल कहा जाता है। ए के फजले हक ने एक रेजोल्यूशन पेश की जिसे लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। उस रेजोल्यूशन को क्या कहा जाता है? लाहौर रेजोल्यूशन। ये आप लोगों ने मुझे लगता है दुआएं की हैं, स्पेशल के लेक्चर जो है ना चले, ऐसे ही है ना? ऐसे ही किया ना? बस खत्म कर रहा हूँ। हाँ बस इसमें बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। अच्छा, लाहौर रेजोल्यूशन पेश की ए के फजले हक ने, शेर बंगाल ने 22 मार्च को। और इसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। और हिंदू प्रेस ने क्या किया? हिंदू प्रेस ने बार बार लाहौर रेजोल्यूशन को क्या कहा? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कौन सी प्रेस ने कहा? हिंदू प्रेस ने कहा कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो सा है वो कहा गया। और ये जो इजलास हो रहा था इसकी सदारत कौन कर रहे थे? प्रिजाइडेड बाय मिस्टर जिना। जिना साहब इसको इसकी सदारत कर रहे थे। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं, और इसमें बस 2-3 नाम लिख लें। और इसके क्या कहते हैं, पेश किसने की? फजले हक ने। और उसकी तस्दीक किसने की? उसे क्या कहते हैं? सेकेंडेड सेकेंडेड कि किसी ने कोई बात की, उसकी राय में हाँ मिलाना। उसकी उसकी मैंने कोई बात की, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बाय खलीकुज्जमान। क्या, हाँ, खलीकुज्जमान साहब ने इसको सेकंड किया। और इसके बाद क्या हुई? ये आपका जोन सी है जिसको हम फिर 23 मार्च में हम कहते हैं कि हमारी रेजोल्यूशन, ये 23 से 24 मार्च तक ये सेशन चलता रहा। और ये रेजोल्यूशन जोन सी है ये आपकी पास हो गई, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। यहां तक क्लियर है चीजें? चलें जी, बस एक एक नाम लिख ले।
और उसके बाद आप लोगों को छुट्टी, आप लोग जो से यहाँ से जा सकते हैं, आप लोग कहाँ से यहाँ से जा सकते हैं। अब देखो, बस ये लास्ट लिख रहा हूँ, ये एक नाम, क्योंकि ये फिर वो यहाँ से हम खत्म करेंगे ना लाहौर रेजोल्यूशन के ऊपर। अब ए के फजले हक ने इसको पेश किया ना, तो याद रखना वो क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे जाते हैं अभी भी। तो ए के फजल हक ने पेश किया तो इसको इंडोर्स भी तो किया होगा ना। तो पूछते हैं कि कौन से सूबे से किस बंदे ने, किस पॉलिटिकल लीडर ने इसको एंडोर्स किया था, तो वो नाम लिख ले। पंजाब से, पंजाब से जफर अली खान ने, जफर अली खान ने, जफरुल्लाह खान, सॉरी जफरुल्लाह खान, ठीक है, ये जफर अली खान, जफर अली खान, सॉरी जफरुल्लाह खान नहीं, जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान, जफरुल्लाह खान तो और है, ये मौलाना जफर अली खान है। पंजाब से मौलाना जफर अली खान ने, उसके बाद बलोचिस्तान से काजी ईसा, काजी ईसा जो अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा है ना, ये उनके वालिद हैं, और ये अभी आपके तहसीलदार के अंदर पूछा गया था काजी ईसा का नाम, कि बलोचिस्तान से किसने किया। और सिंध से अब्दुल्ला हारून ने। ये सारे आपके पीपीएससी के पास्ट क्वेश्चन हैं। अब्दुल्ला हारून कि सिंध से किसने इंडोर्स किया था, कि रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंडोर्स्ड फ्रॉम सिंध, सिंध से किसने, बाय सॉरी बाय सिंध में से किस लीडर ने उसे एंडोर्स किया था, तो अब्दुल्ला हारून ने। बलोचिस्तान से काजी ईसा ने, और पंजाब से मौलाना जफर अली खान ने, पंजाब से मौलाना जफर अली खान ने। और उसके बाद NWFP से जौन सा है, ये सॉरी बंगाल नहीं, बंगाल से तो उन्होंने पेश किया था। जब बंगाल स्लैश NWFP जौन सा है, अगर मैं बात करूं, NWFC से एक बंदे थे, उनका नाम था सरदार औरंगजेब, सरदार औरंगजेब, औरंगजेब। इन्होंने NWFP से इस रेजोल्यूशन को क्या किया, एंडोर्स किया। और उसके बाद जौन सा है, और ये मौलाना सर जफर अली खान जौन से है ना, सर जफर अली खान, इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को उर्दू में ट्रांसलेशन भी इन्होंने की थी, उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू, उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन भी मौलाना जफर अली खान साहब जो उनसे हैं इन्होंने की थी। तो इस तरह ये जो लाहौर रेजोल्यूशन थी आपकी, ये क्या हो गई, ये पेश हो गई, डिफरेंट लोगों ने इसे इंडोर्स किया, और हिंदू प्रेस ने इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया जब इसको, तो ये अभी भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। और इसी के साथ जो सा है आप लोगों की भी रेजोल्यूशन जवाब दी गई होगी। तो यहाँ तक बताओ, बस एंड का हो गया, 9 बजे का कहा था, 2-3 मिनट बस ऊपर लगे हैं, तो टाइम भी खत्म हो गया और लेक्चर भी हमारा समाप्त हो गया। क्लियर है? कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई मसला मसाइल हो? ओके जी।